लास्ट क्लास में कैमरा वाज मेकिंग अ ग्लिच, वो बार बार बंद हो रहा था, उससे थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी बनी थी, बट समहाउ नाउ थिंग्स आर ऑनलाइन में जो बच्चा बैठा है, तो दिख रहा है ना सब कुछ जो हम कर रहे हैं? इज इट विजिबल टू हर? बोलिए, कैन यू सी दिस? Yes, sir. ठीक है जी। हमने शुरुआत करी थी अपने चैप्टर की, बहुत जल्दी से रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ मैं आपको कि हम क्या क्या कर चुके हैं। हम अकाउंटिंग का मीनिंग देख चुके हैं पहले। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, इवेंट एंड ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। वो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट डाल दिया। क्या था ये? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की डेफिनेशन थी। बस हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी कभी आप डेफिनेशन किसी ऑथर की कोट करेंगे तो वो वर्ड टू वर्ड सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऑथर की कोट नहीं करते, इट्स अ लॉ, इट्स अ रूल ऑफ लॉ, कि किसी की डेफिनेशन अगर आप ऑथर की कोट करते हैं, वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑथर को कोट नहीं करते, तो यू कैन ऐड योर इनपुट इन दैट। तो हमने ऑथर, वो उसका नाम नहीं लिखा यहाँ पर, और उस डेफिनेशन के हिसाब से हम चले गए थे। फिर आपने क्या देखा था बाद में, कि कैरेक्टरिस्टिक्स थी अकाउंटिंग की, क्या? कि हम फाइनेंशियल इवेंट और ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मेजर करते हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या बताया था आपको? रिकॉर्ड करने के लिए ध्यान है आपको, बताया था कि हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना? इज इट विजिबल जो ऑनलाइन है? ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ ना? देख लो एक बार बोर्ड। Yes, sir. Visible. अच्छा, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने? हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करा जो ट्रांजेक्शन हमारी, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। देखिए, परचेज ऑफ परचेज बुक क्या, फिर हमने बोला क्या? सेल्स बुक हमारे पास है, परचेज रिटर्न बुक हमारे पास है, सेल्स रिटर्न बुक है, बीआर बुक है, और बिल्स पेबल, और जो कहीं नहीं जाती वो कहाँ चली जाती है? जनरल प्रॉपर्टी। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन से निकले हुए हमारे पार्ट थे। जो लोग पहले से आए उनको तो पता है ये वाला पार्ट। फिर हमने बोला क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? देखो, क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं उसको? लेजर बोलते हैं। लेजर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन करा। ठीक है जी। थोड़ा और आगे चले, फिर हमने क्या किया? समराइजेशन करा। समराइजेशन कैसे करते हैं हम लोग? समराइजेशन जो हमारा करता है वो किसकी फॉर्म में होता है? समराइजेशन किसकी फॉर्म में होता है हमारा? ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में होता है। और फिर ट्रायल बैलेंस से हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, और क्या बनता है? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमारे पास क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। ये जो चैप्टर है हमारा, ये जब हम अपना सिलेबस वाइंड अप कर रहे होंगे तब हमारा लास्ट चैप्टर है, एंड इट इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग ऑफ क्लास 12th। ऐसा करके चलते हैं। फिर थोड़ा और आगे चलें जरा हम अपने पास। हमने बोला फिर क्या? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट्स का करते हैं हम लोग। जो भी हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली उसको एनालाइज करते हैं, और क्या करते हैं? उसका इंटरप्रिटेशन। और फाइनली हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं किसको? इंटरेस्टेड यूजर्स को। लास्ट क्लास में पढ़े थे हमने कौन कौन से यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन था, ठीक है जी। फिर आपके सामने आया था क्या? अकाउंटिंग का साइकिल। अकाउंटिंग के साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें दिख रही हैं, देखिए। ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग हो गया, रिकॉर्ड कर दिया, क्लासिफाई, समराइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। सर्कुलर प्रोसेस था। आपने एक बार अकाउंटिंग को पूरा कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना, फिर दोबारा से शुरू करेंगे उस साइकिल को। ठीक है जी। अच्छा, अगर थोड़ा सा और चीजों को मैं ऐड करके चलूँ तो ये, इसमें थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, लेकिन समहाउ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग डेफिनेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी बोले थे, वही सारे के सारे हमारे फंक्शंस की कैटेगरी में चले आते हैं। जैसे मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है, बिल्कुल ठीक है, अकाउंटिंग का काम ही है। अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाएगा तो कौन सब्जी वाला बनाएगा क्या? या आपका कुक थोड़ी बनाएगा? जिस पर्पज के लिए जो व्यक्ति रखा गया है वही बनाएगा ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं हम? क्लासीफाई कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। फिर अगला स्टेप क्या आपके पास है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। ठीक है जी। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बना लेते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? ये थोड़ा सा जो हमने डिस्कस किया था उससे अलग है, ठीक है। इनके हेडिंग को आप नोट कर सकते हैं अपने पास, सिर्फ हेडिंग नोट करेंगे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में पहला क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हाँ जी, बेटा मेरी बात समझ। देयर आर मेनी थिंग, मैं आपको बताऊं, जब हम क्लास 11 के फाइनल अकाउंट के चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो देयर आर 16 एडजस्टमेंट्स जो आपके सिलेबस में है। सिर्फ 16 एडजस्टमेंट, मैं कराता हूँ 32 एडजस्टमेंट्स। ठीक है। हाँ, तो ये मत चलो अभी 11th में कि ये है या नहीं है।
ट्राई टू गेट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। फिर जो आपके टीचर ने बताया एग्जाम में उसे रिवाइज करके मत जाना। ठीक है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, जब आप यूनिवर्सिटी जाएं, जैसे जब आप सीए कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, वहाँ सिलेबस के हिसाब से काम करिए। लेकिन जब हम लर्निंग फेज में है तो हमारी इन्फेंसी है, या तो जितना नॉलेज एक्वायर कर ले उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है। क्या बोला हम लोगों ने? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक काउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा, आपको नोट्स मिलेगा, एक्सप्लेनेशन उसके अंदर है। ठीक है। फिर हमने बोला प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर पाए, जज कर पाए, या क्या कर पाए, असिस्ट कर पाए। ये चलता है हमारे पास। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गॉट इट? ठीक है जी। हम क्या करते हैं, जो भी अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाते हैं वो ऐसी बनाते हैं कि वो, अच्छा सुनो, हमने अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बना ली बहुत ही क्वालिफाइड लोगों से, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो एक्सेप्ट ही नहीं हुई, कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं थी वो, जीएसटी के रूल रेगुलेशन को हमने इग्नोर कर दिया। बताओ क्या होगा उसका फायदा? आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी केपेबल, एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टैक्स अथॉरिटीज, जीएसटी वालों के कारण। ठीक है। तो क्या होना चाहिए? फिर आप क्या करते हैं, ये ऐसी होनी चाहिए, इसका फंक्शन है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को क्या कर पाए, इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से फुलफिल कर पाए। जैसे कंपनीज एक्ट है, अब ये तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप की पढ़ रहे हैं ना। कंपनी की अकाउंट सबसे कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो किसके हिसाब से होनी चाहिए? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से बननी चाहिए। जीएसटी के हिसाब से बननी चाहिए। तो जीएसटी की रिकॉर्डिंग होती है वो उसके हिसाब से होनी चाहिए। अकाउंटिंग वैसी होनी चाहिए जो कि हर तरह की नीड को क्या करे, लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो ये वाला पार्ट। अच्छा। फिर फोर्थ में हम लोगों ने क्या बोला? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फंक्शन है अकाउंटिंग का। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपने ली, उसको कम्युनिकेट कर पाए किसको? जिनको जरूरत है। सरकार को टैक्स के लिए जरूरत है, भाई गवर्नमेंट आपको टैक्स का नोटिस भेजती है। आपने जो प्रॉफिट दिखाया था वो भाई उसके हिसाब से आपने टैक्स कम भरा है। आपने कहा ठीक है जी। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके गए, उनके साथ डिस्कस करा और अपना सेटलमेंट करके आ गए। हालांकि जितना आसान है बोल रहा हूँ, उतना आसान होता नहीं है। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, दे एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड द क्लाइंट। और फिर जाके मामला सेट होता है, कितने में मामला सेटल होगा, फिर देखते हैं कि टैक्स कितना है। अब जैसे आई टेल यू, वन ऑफ माई रिलेटिव, उन्होंने 5 करोड़ का एक अपना इंडस्ट्रियल प्लॉट बेचा। ठीक है जी। 5 करोड़ का जब आप प्लॉट बेचते हैं तो उस पर, जब उन्होंने खरीदा था वो प्लॉट करीब करीब 40 साल पहले, तो मेरे ख्याल से वो 8 या 9 लाख का था। 9 लाख 10 लाख का प्लॉट और इधर गाजियाबाद की तरफ में, और 5 करोड़ का बिक गया। अब आप सोचिए, 10 लाख उसकी कीमत थी, हद से इंटरेस्ट देके 20 लाख बन गई होगी। तो कितने का गेन हो गया? 4 लाख, 4 करोड़ 80 लाख का गेन हो गया। इसे कहते हैं कैपिटल गेन। अब सरकार बोलती है कि एक फाइनेंशियल ईयर है, 2 फाइनेंशियल ईयर में आप क्या करिए, उस कैपिटल गेन से कोई प्रॉपर्टी खरीद लो। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने प्लॉट बेचा, कोरोना शुरू हो गया। 2 साल तक कुछ करे ही नहीं। 2 साल बीत गए। फिर उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, उन्हीं के, मतलब रिटायर्ड आर्मी पर्सन। ठीक है जी। अब क्या हुआ? अब सरकार ने क्या कर दिया, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। करो भाई फ्रीज। 15 लाख रुपया पेनल्टी चुकाई, पता है, ब्राइब की फॉर्म में। सरकार को नहीं दिया पैसा, 15 लाख रुपया चार्टर्ड अकाउंटेंट और इनकम टैक्स के ऑफिसर ने कमाया, तब जाके उनके अकाउंट रिलीज हुए हैं। और 15 लाख वो हुआ, और उससे पहले 5-6 लाख तो वैसे ही खर्च कर चुके थे, किसी के पास जाके, किसी के पास जाके। सोचो, ऑलमोस्ट 21 लाख रुपीज उन्होंने खर्च करा। तो अब आप एक कोई छोटा फ्लैट करते हैं, करोड़ 1.5 करोड़ का, 20 लाख में रेनोवेशन होती है, घर बन जाता। अच्छा। तो क्या था, उनके डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने करी थी वो तो ठीक था, लेकिन टाइम पे अपनी प्रॉपर्टी को कैपिटल गेन के टैक्स से बचने के लिए इन्वेस्ट नहीं करा। ठीक है। और अभी भी क्या करा है, उस पैसे को रखा हुआ है, उससे कुछ भी नहीं खरीदा। अब उससे क्या हो रहा है, उनके अकाउंट में वो पैसा है, उससे उनको इंटरेस्ट इनकम होती है, उस पर उनको फिर टैक्स भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप प्रॉपर्टी खरीदिए, उसे बेचिए प्रॉफिट पर, और फिर उसके बाद नई प्रॉपर्टी खरीदिए और फिर उसे बेचिए प्रॉफिट पर। और जब जब आपको अपने प्रॉफिट को निकालना है, उसे निकालिए, तरीके से निकालिए। तो कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अपने इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको बुलाया, इनको बुलाया और बोला लाओ भाई अपनी डिटेल दिखाओ, आपकी डील हुई थी, एग्रीमेंट सेल्स दिखाए, रजिस्ट्री के कागज दिखाओ, वो सब दिखाओ। उन्होंने दिखाया। फिर बोला टैक्स तो बनेगा भैया आपका। ठीक है। आपको 2 साल का टाइम दिया, एक्सटेंड भी कर दिया, क्यों नहीं करा आपने उसको? सो कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको? इंटरेस्टेड पार्टीज को, ये इसका फंक्शन बनता है।
और थोड़ा आगे चले, और मैनेजमेंट में तो हमने बताया था ना कि हेल्प मिलती है, कि मुझे ग्रो करना है, मुझे डाइवर्सिफाई करना है, मुझे कैसे बढ़ना है, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू यूज वट एवर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, ये आपको मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अभी जब आएंगे ना इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, तब हम चलेंगे। अभी मैं चैप्टर को क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल सिस्टमेटिक लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या करा था, डेफिनेशन कराया था, प्रोसेस कराई थी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ाया था, उसके कंटेंट पढ़ाए थे, और यूजर्स पढ़ाया था। ठीक है। अब जो आपकी बुक के हिसाब से चल रहा है वैसे ही लेके चल रहे हैं। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर यहाँ हम बोले बड़ा बड़ा मालिक और मालिक के जो की ऑफिसर्स है वो सारे शामिल हो जाते हैं। और आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना, डाइवर्सिफाई करना, बंद करना। मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेती है, ठीक। आपको मालूम है देयर इज अ कंपनी जिसका नाम है एलजी। एलजी, हाँ, क्या फुल फॉर्म उसकी? लाइफ गुड्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसकी फुल फॉर्म है लकी गोल्ड स्टार। ठीक है, लाइफ इज गुड्स तो उनका टैग लाइन है। ठीक है, हाँ, वो लाइफ गुड्स हमेशा दिखा आता है। जरा देखिए, ये एयर कंडीशनर के बिजनेस में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के बिजनेस में है, ठीक है जी। ये कुछ साल पहले, करीब दो एक साल पहले, ये ना मोबाइल फोन भी बनाते थे। एलजी की एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को बनाने में नंबर वन, नंबर टू या नंबर थ्री पे हैं, नंबर वन, नंबर टू या नंबर थ्री पे हैं, अक्षरता दिख रहा है ना बोर्ड, नंबर वन या नंबर टू या नंबर थ्री पे हैं, Yes, तो sir. आप उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप नंबर थ्री से नंबर फोर पे आ गए, यू विल डिसकंटिन्यू दैट बिजनेस सेगमेंट। इन्होंने क्या करा, मोबाइल फोन में, वन तो भाई सैमसंग या एप्पल ही रहता है वन टू में तो, लेकिन थर्ड नंबर की जो पोजीशन थी वो किसने खा ली? एमआई ने और शाओमी और वो होते हैं ना दूसरे चाइनीज ब्रांड, उन्होंने खा ली, खत्म कर दिया उन्होंने सब। शाओमी और ये जो एमआई है, ये सैमसंग और एप्पल जितना तो नहीं करते, लेकिन तीसरी पोजीशन तो है इनकी, इंडिया के अंदर तो है ही भाई। ठीक है जी, और ये कंट्री स्पेसिफिक चलता है। चौथे पोजीशन पे आ गया एलजी का फोन। इसने क्या कर दिया, एलजी वाले ने को बेच दिया, मोटोरोला को बेच दिया। मतलब मोबाइल फोन का जो बिजनेस था, मोटोरोला को बेच दिया। क्यों डिसाइड करा भाई, कैसे डिसाइड करा, ये थर्ड पोजीशन पे आ गए? तो रिसर्चर ने रिसर्च किया होगा कि भाई देखिए इंडियन मोबाइल सेक्टर में कौन टॉप फोर प्लेयर है, कौन टॉप थ्री प्लेयर है। तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी और पता चला कि सैमसंग की सेल्स से बढ़ी, फिर एप्पल वालों की बढ़ी है, फिर एमआई शाओमी, अच्छा एमआई और शाओमी वाले जो एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, एक ही चाइनीज कंपनी, इसका मालिक एक ही है। ठीक है जी, कर दिया ऐसा। और उसके बाद जब इनको दिख गया, और कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि भाई यू लॉस्ट योर मार्केट प्लेस, काउंटिंग से तो पता चलता है। ठीक है, तो अब इन्होंने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड करा इन्होंने, कि भाई चलो इस सेगमेंट को क्या करते हैं, बंद करते हैं। अच्छा, मान लो एयर कंडीशनर का सेगमेंट है, उसमें भी ये नंबर टू, नंबर वन है तो एयर कंडीशनर एलजी वाले। हाँ, मैं इससे पूछिए इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर देखना नंबर वन या नंबर टू होंगे एलजी वाले, नंबर थ्री तक भी चलेगा इनका काम। लेकिन अगर ये नंबर चार पे आ गए तो ये तुरंत से अपना एयर कंडीशनर का बिजनेस बंद करेंगे और किसको दे देंगे? इन्हें कैसे पता चलेगा कि तो नंबर थ्री पे आ गए या नंबर फोर पे आ गए? अकाउंटिंग से पता चलता है। गॉट इट? तो इस तरह से इट हेल्प्स इन असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और थोड़ा और आगे चले जरा, इन्हें नोट कर लेंगे, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है। तो पहली एडवांटेज क्या है आपके पास, कि आपको फाइनेंशियल क्या पता चलता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है बिजनेस का। अक्षिता, स्क्रीन दिख रही है पूरी? इज इट विजिबल? Yes, sir. मतलब कट तो नहीं रहा ना? No, sir. ठीक है। तो अगर कटता मुझे बता देना। Okay, sir. चल, ठीक है जी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हुए आपके पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको आपके बिजनेस की पता चलती है, अकाउंटिंग से पता चलेगी, और किसी से नहीं पता चलनी है आप। थोड़ा आगे चलें जरा, फिर से वही पॉइंट आ गया, असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है, ये एडवांटेज ही तो है। आपके बिजनेस के प्लान्स, डिसीजंस, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक बात बताओ, आपका एक बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से अच्छा कर रहा है, और एक आपका बिजनेस है ना वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है, डिप जा रहा है, तो ज्यादा फोकस कहाँ करने की जरूरत है? यू हैव टू प्रायोरिटाइज। जहां आप टॉप हो उसको आप लूज नहीं करेंगे, तो आप वहां भी फोकस करेंगे, और जहां आप डाउन जा रहे हैं उसको क्या करेंगे आप? कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पता कैसे चलेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलता है। ठीक है, ये एडवांटेज है अकाउंटिंग का। एक और चीज देखते हैं जरा। ठीक है, यहाँ तक अब सब लोग हैं। क्या नाम है आपका? अर अरहान।
फरहान, मुझे बताओ कि कल रात को आपने क्या खाया था? ठीक है, डोमिनोज को खाया था, पिज्जा खाया था? डोमिनोज का पिज्जा खाया था, ठीक है। पिछले हफ्ते वेंसडे के दिन शाम को क्या खाया था? चलो ठीक है जी। संडे के दिन क्या कपड़े पहने थे? नहीं पता? बड़ा मुश्किल है ना ये तो। ठीक है। अच्छा, जब तुम 4 साल के थे उस दिन, जनवरी के 5वें दिन तुमने क्या काम किया था? नहीं पता? ठीक है। जब तुम 2 महीने के थे, है ना, तब तुम क्या कर रहे थे? नेपीज गीली कर रहा था, और क्या कर रहा था? सबको पता है वो तो। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें थोड़ा रियलाइज होगा। तो सोचो, अगर इनकी मम्मी ने क्या किया, जिस दिन से इनका जन्म हुआ उस दिन से क्या करना शुरू कर दिया, एक नोटबुक बनानी शुरू कर दी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, सुबह शाम और रात ये सब लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। अब मैं इन्हें बोलता हूँ, बता रहा, तुम्हारी मम्मी ने जब तुम 4 महीने के थे, अगस्त के महीने में 5वें दिन में क्या करा? करा, रुको मास्टर अभी बताते हैं आप। अम्मी, जरा रजिस्टर खोल के बताओ। मैं कहती है, बेटा पता कौन सा महीना है? 5वां महीना, जनवरी का 5 तारीख। अरे तूने ना 5 बार नेपी गीली करी थी, तेरा पेट खराब हो गया था। सुबह दोपहर शाम एक ही काम था मेरा, है ना, ऐसा करके। सो इट इज इजी फॉर यू टू रिप्लेस योर मेमोरी। अकाउंटिंग में लेक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैपन ईच एंड एवरी डे। किसका हिसाब किताब बना के रखोगे आप? लेकिन अगर आपने उन्हें रिकॉर्ड करके रख लिया तो क्या हो जाएगा? यू कैन रिप्लेस द मेमोरी। ठीक है। आपकी मम्मी ने बोला कि हमने सुबह को ये खिलाया, दोपहर में ये खिलाया, रात को ये खिलाया, कपड़े भी पहनाए, सब लिख दिया। ठीक है। अच्छा, और जब ये अभी कितने साल के हो गए हो? 16 के हो गए ना, 16 साल के हो गए हैं, और 18 साल के हो चुके, चलो 21 भी इन्होंने कर ली पूरी। 21 साल के बाद ये मैरिज के मार्केट में से खड़े हो गए, यस आई एम हियर। ठीक है। अब मम्मी बोलती है कि इस बच्चे पे मेरा ना जन्म से लेकर अब तक इतना खर्चा हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो लिख रखा है सारा का सारा। अब जो इतने खर्चा मुझे देगा, वो उसका ये हो जाएगा। ठीक है। अभी मजाक कर रहा हूँ, सच्ची में थोड़ी हो जाएगा ये। मतलब, सो एब्सर्ड एग्जाम्पल ना। लेकिन अगर रिकॉर्ड किसी ने करके रख रखा है, तो यू कैन ऑलवेज रिप्लेस योर मेमोरी इन दैट वे। तो रिप्लेसेस मेमोरी है सिस्टमेटिक टाइमली रिकॉर्डिंग से। क्या होता है, जस्ट देखिए, मान लिया आपके ग्रैंडफादर का कोई बैंक अकाउंट है, ठीक। और जब वो यंग रहे, 21 साल के, तब मान लो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। अगर वो अपने बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि जिस साल मेरा बैंक अकाउंट खुला था, बताओ मेरे जुलाई के महीने में कितनी ट्रांजेक्शन हुई, तो बैंक वाले बता पाएंगे क्या? यस ऑफ कोर्स बता पाएंगे वो तो। उनके पास तो रिकॉर्ड है, एक एक दिन का रिकॉर्ड है उनके पास। दे आर एबल टू। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रखा है। वही तो अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज है। ठीक है जी। थोड़ा आगे चलने जगह हमारे पास चलते हैं, तो क्या है यहाँ पर, कंपेरेटिव स्टडी आसानी से हो जाती है आपकी। पिछले साल के रिकॉर्ड, पिछले 5 साल के रिकॉर्ड। जब कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, देखते हैं ना, पिछले 5 साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेके चलते हैं, बैलेंस शीट लेके चलते हैं, कैश फ्लो लेके चलते हैं, स्टॉक मार्केट का अप एंड डाउन लेके चलते हैं, बहुत सारी चीजें लेके चलते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं। तो कंपेरेटिव स्टडी कहाँ से पॉसिबल होगी? आपकी अकाउंटिंग से पॉसिबल होती है। ठीक है जी। ठीक है, क्या पॉसिबल है? फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी। ठीक है। फिर हम आगे बढ़े क्या, कि सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया, लाओ भाई बताओ कि तुम्हारा टैक्स की लायबिलिटी हमारे हिसाब से इतनी बनती है। हमने कहा भाई ऐसा नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वो काफी अच्छा पैसा कमाती है, लेकिन टैक्स जो है सबसे कम देती है। ये कैसे पॉसिबल हो भाई? अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा देती है वो, लेकिन टैक्स कम देती है। इसका कारण है, इंडिया के अंदर अकाउंटिंग दो तरह से होती है। एक शेयर होल्डर के लिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और एक इनकम टैक्स के हिसाब से। तो जो इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री क्या करती है, जो अकाउंटिंग बनाती है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, उसमें तो प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, और उसके हिसाब से क्या दे देती है, डिविडेंड बांटती है। लेकिन जो इनकम टैक्स के हिसाब से अकाउंटिंग बनती है, उसमें प्रॉफिट मिनिमम दिखाती है, टैक्स कम बढ़ते हैं। तो क्या ये इलीगल है? नहीं, ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इतने सारे प्रोविजंस हैं, जिनको आप कंप्लाई करके क्या कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इट इज अलाउड, इट इज लीगली अलाउड। ठीक है। तो जब आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा, तो आप क्या लेके जाएंगे? अपनी अकाउंटिंग वो लेके जाएंगे जो टैक्स के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है। और जब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नोटिस आया, कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का है, तो कौन सी अकाउंटिंग लेके जाओगे? कंपनी सेक्ट वाले लेके जाओ।
सॉरी। ठीक है जी। चलो, अब आप चले गए क्या, लोन लेने के लिए। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? दक्ष। दक्ष ने बोला कि मैं एक स्टार्टअप खोलूंगा, मुझे चाहिए 50 करोड़ रुपया। पापा बोले बेटा 10 करोड़ मेरी तरफ से, 40 करोड़ तो खुद अरेंज कर। ये चला गया अपने पड़ोस वाले बैंक में, जाके बोलता मैनेजर मुझे चाहिए लोन, मैं शानदार करूँ, बहुत शानदार स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ। मैनेजर ने कहा ठीक है भाई, कितना लोन चाहिए? प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत शानदार है, बढ़िया से बना रखी है इसने। कह रहे 40 करोड़ का लोन बिल्कुल मिलेगा तुम्हें। पूछा क्या रखोगे मॉर्टगेज? मॉर्टगेज जानते हैं? कोलेटरल। ठीक है, घर, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चे ना। घर, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, है ना, स्टॉक वगैरह, इनका सब क्या रखेंगे? मॉर्टगेज रखेंगे। इसने बोला ये सब तो मेरे पास नहीं है। तो कह रहे किसके पास है? ये तो पापा के पास है। कह रहे जाओ लेके आओ। पापा को बोला पापा घर के कागज दे दो लोन लेने का, दफा यहाँ से, तुझे 10 करोड़ दे तो दिए, तो अरेंज कर। मना कर दिया। वापस आता है मैनेजर के, कहता है मैनेजर वो तो मिला नहीं, एक दिन का टाइम और दो। फिर जाता है दोबारा से बैंक के पास, इसके दिमाग की बत्ती चलती है मिनटों खा के। अगले दिन दिखता है मैनेजर को, कहता है मैनेजर मिल गया, क्या मॉर्टगेज चाहिए तुझे? कह रहे कम से कम 40 करोड़, 50 करोड़ की मॉर्टगेज है, तो कह रहा मुझे रख लेना। कह रहे क्यों? कह रहा मेरी मम्मी कहती है बेटा तू तो अनमोल है। तो क्या बैंक इन भाई साहब को मॉर्टगेज रख के 50 करोड़ का लोन दे देगा? नहीं रख सकता ना। बोलिए, दे देगा अक्षिता 50 करोड़ का लोन? नो सर। नहीं देगा। ठीक है जी। उसके लिए चाहिए कोई ऐसी चीज जो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, है ना। तो और उसके बाद उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो और उस पर इसका अधिकार हो, इसका मालिकाना हो, इसकी ओनरशिप राइट हो। ठीक है। पापा की कंसर्न से हम रख सकते हैं, वैसी बात अलग है। तो ये कह रहे हैं ना, फैसिलिटेट्स लोन। लोन granted by bank and financial institutions on the basis of growth potential which is supported by the performance। तो अब इसका मतलब हुआ कि स्टार्टअप वालों को बैंक तो लोन देंगे नहीं, तो स्टार्टअप कहाँ जाएंगे भाई? स्टार्टअप जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के पास। किसके पास जाते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं उनको, या फिर क्या कहते हैं उनको? वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। एडवेंचर का मतलब समझ रहे हो, खतरों के खिलाड़ी टाइप का। और वेंचर मतलब ऐसी, इसीलिए एक एक शब्द होती है, कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं, कुछ प्रोफेशंस होते हैं जो कि जिनको क्या कहा जाता है? वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। एंड एडवेंचर कैपिटलिस्ट तो नहीं बोलूंगा उनको मैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड टर्म है। ये लोग उन लोगों को लोन देते हैं जो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जिनके पास कोई कलेक्टर रखने के लिए नहीं होती है, जिनका बिजनेस बिल्कुल नया होता है, स्टार्टअप टाइप का लोन होता है, रिस्की होता है। ठीक। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मार्क जकरबर्ग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसने फेसबुक की शुरुआत करी। ठीक है। एक पॉप गाने वाला बंदा, सफेद, और एक मतलब समझ लीजिए अफ्रो अमेरिकन बॉक्सर, ये बास्केटबॉल प्लेयर था, पता नहीं कौन था, मुझे ध्यान नहीं है। कभी पढ़े आप मेटा की हिस्ट्री में तो दिखेगा। उन्होंने मार्क जकरबर्ग पे भरोसा जताया और उसको लोन दिया। बदले में पता क्या लिया? इक्विटी ली। जानते हैं इक्विटी लेना क्या होता है? शेयर ऑफ बिजनेस लिया। देखिए समझिए, लोन दो तरह से मिलेगा। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा ना, शार्क टैंक में क्या बोलते हैं वो लोग? भाई आपके बिजनेस के लिए 10 लाख के लिए मैं 12% इक्विटी लूंगा। तो बहुत चालाक है, मैं मालूम है। इक्विटी का मतलब है कि आपने ओनरशिप राइट ले लिया 12%। लेकिन बैंक क्या बोलता है? बैंक बोलता है मैं तुझे 10 लाख का लोन दूंगा और 12% इंटरेस्ट लूंगा, लोन चुकाओ काम खत्म। इक्विटी में क्या होगा? सारी उम्र के लिए आपके बिजनेस का 12% शेयर उनके पास है, और उस 12% में फिर आपको प्रॉफिट भी देना पड़ेगा प्रोपोर्शनली। तो समझिए, अगर आप एंजल इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं, मतलब अगर आप मान लो स्टार्टअप लेके जा रहे हैं कहीं पर, सबसे बड़ी बात, किसी से अगर कोई पैसा वैसा लेते हैं तो इक्विटी मत दीजिए। उसको बोले लोन बोल के दो ना मुझे। ठीक है, इक्विटी बोल के मत दीजिए। क्योंकि अब आप देखिए, वो जो बॉक्सर था, वो जो गायक था, उनके पास 5% या 7% के करीब फेसबुक का शेयर होल्डिंग है। और कितनी है पता है? 15,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़, इतना बन चुका है वो आज की डेट में। गॉड नोस कि आप यूनिकॉर्न बन जाए। तो अगर यूनिकॉर्न का मतलब क्या हुआ? यूनिकॉर्न का मतलब समझ रहे हो कितना होता है? मतलब यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? हाँ, कितने बड़े? 20 मंजिला बड़े। $1 बिलियन, $1 बिलियन, $100 मिलियन, 1 बिलियन। ठीक है। और 1 मिलियन में 10 लाख रुपया। और 1 मिलियन जो है इंडियन करेंसी के हिसाब से 85 लाख, 85 लाख रुपीज का। अब आप 85 को फिर यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा अमाउंट बनता है वो। ठीक है, 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ के करीब का अमाउंट बनता है, इतना बड़ा यूनिकॉर्न कहते हैं उनको। तो अगर यूनिकॉर्न बन गए और आपके पास किसी की 8% शेयर होल्डिंग है, तो देखो आपके तो वारे न्यारे हो गए। तो जब आप कहीं इन्वेस्ट करने के लिए जाएं,
स्टार्टअप वाले को, तो क्या बोले, लोन नहीं दूंगा तेरा, मैं क्या लूंगा, इक्विटी लूंगा। वहां तो अपना फायदा देखिए। लेकिन जब स्टार्टअप खुद स्टार्ट करे तो क्या बोले, लोन दीजिए, इक्विटी नहीं देंगे हम आपको। ऐसे चलता है, तो आपने देखा। सर हाँ बोलिए। सर इक्विटी में एक बार और डिफरेंस बता दो, लोन और बेटा इक्विटी समझ, में क्या होता इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप राइट। जैसे तुमने बिजनेस शुरू करा, और तुम्हारा बिजनेस मान लो 10 लाख से शुरू हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे 5 लाख दूंगा, और तेरी बिजनेस का 20% शेयर मैं अपने पास रखूंगा, ओनरशिप राइट। है? वो इक्विटी लॉन्ग कहते टर्म हैं के लिए उसको। होता है? तो हमेशा पूरी उम्र के लिए होता है, जब तक तुम्हारा ओ, बिजनेस चलेगा तब तक 20% उसके पास रहेगा। ओके सर। उसको लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं। और लोन तो क्या है, ले लिया, 5 साल 10 साल 12 साल उसका चुका के खत्म कर दिया, काम खत्म हो गया। गॉट इट। तो लोन लेते समय आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप एक एस्टेब्लिश फर्म है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है। लेकिन जब आप बिजनेस रॉ बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तब तो कौन आपकी हेल्प करेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, या एंजल इन्वेस्टर्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। और लेकिन इनकी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। और ये ज्यादातर क्या कोशिश करते हैं कि आपसे आपकी इक्विटी खींच लें, आपका ओनरशिप है। अभी आपके स्टार्टअप में 100% आपका है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई नहीं, मैं 50 करोड़ लगाऊंगा, 10% इक्विटी मेरी। अब आपके बिजनेस में 90% राइट रहेगा, 10% हमेशा उनके लिए चला जाएगा, और प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट भी 10% जाएगा। भाई अब आपके बिजनेस के दो मालिक हैं, आप हो 90% वाले, सामने वाला 10% वाला। अब आपने मान लो 1 करोड़ कमाया, तो ऑब्वियसली कितना देना पड़ेगा उसका, 10 लाख उसे देना पड़ेगा, 90 लाख आपको अपने पास रखना पड़ेगा। ये होता है। लेकिन लोन में क्या होता है, लोन का रेट फिक्स है, 12% 15%। जब तक आप लोन नहीं चुकाएंगे, उतना उतना पैसा दे दिए और हिसाब किताब बराबर कर लीजिए। गॉट इट। तो अकाउंटिंग आपको क्या करती है, लोन लेने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एविडेंस इन कोर्ट। आज के जमाने में तो कोर्ट वगैरह है, पुराने जमाने में कोर्ट ही नहीं होते थे। एक बार क्या हुआ कि, एक बचपन की छोटी सी कहानी, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी तीर्थ यात्रा पे जाता है। अब मैंने बताया था ना, तीर्थ यात्रा पे जाते थे, मतलब 4 धाम क्या थे, गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ। बड़ा मुश्किल रास्ता, सड़कें नहीं होती थी। आपने देखा था ना, बद्रीनाथ में और फ्लड आया था, कितने लोग मारे गए थे, बहुत कुछ होता था, जंगलों में चले जा रहे हैं, रास्ता ही नहीं मिलता था। आदमी अपना श्राद्ध करके निकलता था कि भाई मैं वापस आऊं ना आऊं। तो आदमी जा रहा था, उसने अपने गांव के प्रधान को बोला कि मैं जा रहा हूँ, और मेरी जो जमा पूंजी है, ये मैंने सोने के सिक्के में कन्वर्ट कर दी है, इसे अपने पास रख लेना जी। मैं आया तो आया, नहीं आया तो मेरे बच्चों बच्चों को ये दे देना, मतलब ऐसा करके ये बच्चे को भी जो भी देना चाहिए, बच्चों को भी साथ लेके चला गया। अगर पैसा लेके जाएंगे तो रास्ते में लूट लेंगे ना। उसने कहा, गांव को प्रधान ने दे दिया। 5 साल बाद वो वापस आया, बोला प्रधान जी मेरा पैसा, प्रधान जी मेरा पैसा कहाँ है। अरे भाई कौन सा पैसा, कौन सा पैसा दिया तूने, बताओ, कैसे कैसे फैसला लेंगे। आप बोलेंगे ना एविडेंस कोर्ट में, आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टैंप लगी हुई है, यू कैन शो इट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। वहां पर कैसे होता। तो उसने क्या करा, तो वो एक चतुर व्यक्ति के पास गया, जो थोड़ा सा तेज दिमाग वाला टाइप का था, उसके पास गया, बोला भाई क्या हुआ था। मतलब कोतवाल टाइप का आदमी होता है, कोतवाल मतलब दरोगा, ये पुलिस वाला वैसे था, अच्छा आदमी था। उसे मालूम था कि प्रधान बदमाश आदमी है, मनी लेंडर सूदखोर है। उसने बोला, तो ये बता कि कहीं उस समय पर कोई था कुछ तेरे पास। अरे कुछ नहीं जी, बिल्ली खड़ी थी पेड़ के किनारे पे। अरे कौन से रंग की बिल्ली थी। अरे, काले रंग की बिल्ली थी। अरे ऐसा कर, पूरी बिल्ली लेके आ तू। ठीक है। अच्छा फिर मामला कोतवाल के पास है, उसने बोला बताओ भाई क्या था, कोई एविडेंस था। कहता हाँ जी एविडेंस था, उस समय एक बिल्ली थी। अरे कहाँ है वो बिल्ली। वो लेके आ गया, कह रहा ये ले बिल्ली। अरे ये बिल्ली थोड़ी थी, जो तो काली बिल्ली थी। समझ में आया, प्रधान क्या बोल पड़ा। और उसके मन में तो लालच था ना, तो बोलना चाहता है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन उसने बोला कि जब मैंने लोन लिया, जब मैंने इसके पैसे लिए, तब कौन सी बिल्ली वहां पर खड़ी थी, काली बिल्ली खड़ी थी। यार तुझे कैसे पता? तू तो कह रहा था लोन ही नहीं लिया। फिर कोड़ों की सजा, हंटरों की सजा मिली उसके, उसका पैसा वापस मिला। तो ये तो क्या होता है, लॉजिक बेस्ड स्टोरीज होती हैं। आज अगर कोई व्यक्ति आपके बिजनेस से कोई ट्रांजेक्शन करे, और आप बोले जी हाँ, ये हमसे 10 करोड़ का सामान लेके गया था, तो कोर्ट क्या पूछेगा, भैया बिल दिखाओ, वाचर दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ। कहाँ से दिखेगी वो सब। अकाउंटिंग के अंदर आपने क्या बना रखा होगा, फाइल बना रखी होगी। अपने हर कस्टमर की एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, और लिखते हैं कब कब सामान आया, कब कब पेमेंट आई, और फाइनल बैलेंस कितना बनता है। टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, सब कुछ दिखता है उसमें। ठीक है, उसके हिसाब से आप रिकवरी करते हो, तो कोर्ट में एविडेंस बनता है ये। अगर आप कोर्ट में हाथ का लिखा हुआ पर्चा लेके चलेंगे, नहीं बनेगा। जैसे लोग क्या करते हैं, ज्वेलर के पास से ज्वेलरी खरीदते हैं, तो ज्वेलर बोलता है कच्ची रसीद बनाओ या पक्की रसीद बनाओ। कभी गए हो पेरेंट के साथ, है ना,
कच्ची रसीद, पक्की रसीद। पक्की रसीद में जीएसटी लगता है, हॉलमार्क वाली ज्वेलरी मिलती है। कच्ची रसीद में अपने हाथ से लिख दिया, करके दे दिया। अब वो सोना अगर नकली निकला, अब आप कोर्ट जाओगे तो कौन सी रसीद काम आएगी, कच्ची वाली या पक्की वाली? पक्की रसीद काम आएगी। आप उसे कंज्यूमर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, कच्ची रसीद को चैलेंज नहीं कर सकते आप। तो कच्ची रसीद क्यों बनाते हैं? उससे जीएसटी बच जाता है। जीएसटी किसे भरना है? कस्टमर को भरना है। ठीक है, तो इसका फायदा वो उठाते हैं। एविडेंस इन कोर्ट्स है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं क्या? फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। आप अपना बिजनेस को बेचना चाह रहे हैं। आपने कहा मेरा बिजनेस तो भाई 50 करोड़ का है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। नॉट प्लेस या राजीव चौक में देर इज अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट, निरूलास का एक रेस्टोरेंट है, कभी आप लोग गए होंगे। निरूलास का रेस्टोरेंट है, ठीक है। अच्छा, पहले ये निरूलास ओन करता था, लेकिन आज से करीब करीब 15 साल पहले एक मलेशिया की कंपनी है होटल ग्रुप, उसने खरीद लिया उससे, निरूलास से। उस समय पर उस होटल की मतलब उस रेस्टोरेंट की जो कीमत थी वो करीब करीब 20-25 करोड़ रुपए थी। लेकिन वो मलेशियन कंपनी ने उसे 60 करोड़ में खरीदा। पता है क्यों खरीदा 60 करोड़ में? नाम के साथ खरीदा। भाई मान लो मेरा निरूलास का रेस्टोरेंट चल रहा है, अब मैंने किसी को बेच दिया, तो मैं निरूलास का बोर्ड हटाऊंगा और अपना बोर्ड लगाऊंगा ना। लेकिन निरूला का नाम ही था जिसकी वजह से लोग वहां आते थे, तो क्या किया उसने? नाम के साथ खरीद लिया। 20 करोड़ तो कीमत थी उसकी, 40 करोड़ किसके दिए? नाम के दिए। तो जब आपका बिजनेस आप बेचने जा रहे हैं, आपके बिजनेस की असली वैल्यू क्या, कैसे पता चलेगी? आपके बिजनेस की रिसर्च कितनी थी? 50 करोड़ की। और आपके बिजनेस की जो पेमेंट है लाइबिलिटी से कितने की? 30 करोड़ की। तो आपकी बिजनेस की कीमत कितनी बनी? 20 करोड़। 20 करोड़ आपके बिजनेस की कीमत हो गई। और फिर आपकी लोकेशन अगर अच्छी है, आपके पास कॉन्टेक्ट सॉलिड है, आपको मार्केट में नाम है, फिर आप ज्यादा वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम मान लो कोई घर देखने जा रहे हैं, तो आप देखते हैं एक 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 प्लॉट है या एक फ्लैट है जो 3 तरफ से खुला है, ठीक है। जो एक चौड़ी सड़क पे खुला हुआ है, इसके पीछे एकदम पार्क है, राइट हैंड साइड भी पार्क है। तो आप कहते हैं यार लोकेशन तो अच्छी है, लेकिन ऐसे घर के सस्ते मिलते हैं, ठीक है। या फिर उसी कॉलोनी में एक घर जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो बिल्कुल एज पे है, जहाँ बाउंड्री वॉल है, जहाँ से कोई भी कूद सकता है, मेन हाईवे चल रहा है, शोर सराजा पोल्यूशन वगैरह सब कुछ है, उसकी कीमत कम होगी। ग्राउंड फ्लोर की कीमत ज्यादा होती है, टॉप फ्लोर की कीमत कम होती है, अगर 2-3 मंजिल के घर हो, होता है ना। लेकिन अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, पेंट हाउस वाले की कीमत ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों? स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है। लेकिन जब भूकंप आता है तो झटके भी आपको ज्यादा लगते हैं वहां, ठीक है। लेकिन वो क्या होती है, अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स बनाई जाती है इसलिए। तो अगर आप बिजनेस को बेचना चाहते हैं, बिजनेस की असली वैल्यू कैसे पता चलेगी आपको? कहाँ से पता चलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलेगी। वहां तो आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक एंड व्हाइट में रखी होगी ना। सो फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। इससे में आपको अपने बिजनेस की सही वैल्यू लगाने का क्या मिलता है? चांस मिलता है, मौका मिलता है। थोड़ा आगे चलें जरा। ये नंबर 9। आपने देखा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नाम सुना है किसी ने? ये लोग क्या थे? पंजाब नेशनल बैंक का करीब करीब 20-12 हजार करोड़ रुपए का पैसा लेके निकल गए थे, ठीक है। और इन लोगों ने एक बिजनेस चलाया था नक्षत्र के नाम से, ठीक है। डायमंड बेचते थे नक्षत्र के नाम से, बड़ा मशहूर था वो। और 90% डायमंड नकली बेचे इन्होंने। तो इंडियन कस्टमर को भी चूना लगाया, फिरंगी कस्टमर को भी चूना लगाया। पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर ऑफिसर के साथ सांठगांठ करके 12 हजार करोड़ का लोन लेके भी निकल गए ये लोग, ठीक है जी। अब पता क्या होता है, अकाउंटिंग में या एक टर्म होती है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी, मैं जरा एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। कोई यहाँ पर मारवाड़ी तो नहीं बैठा ना? तो चला, मारवाड़ी नहीं है ना कोई? चलो ठीक है। मारवाड़ में क्या होता था पहले, ये इंसॉल्वेंसी एक्ट आने से पहले, वहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रथा, एक ट्रेडिशन होती थी। जो व्यक्ति, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, मतलब बैंकरप्ट हो जाना। तो ये तो सोशल शेम है ना। कोई व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया तो लोग कहेंगे अबे बस की नहीं थी तो क्यों करा? बैंकरप्ट हो गया तो दिवालिया हो गया। तो इन कॉमन सेंस, कॉमन पब्लिक, ये बैंकरप्सी क्या कहलाती है? एक सोशल शेम शेम होती है। तो मालूम है 2008 में जब ग्लोबल स्लो डाउन हुआ था, इंडियन इकोनॉमी बच गई थी, बाकी सारी इकोनॉमी डाउन गई। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी सेविंग्स बेस्ड इकोनॉमी होती है। हमने बैंक लोन से कोई गाड़ी ली, ठीक है, और अचानक गाड़ी के लिए बैंक के रिकवरी वाले एजेंट आ गए। लोग पता क्या बोलते हैं आसपास के, "ओए, जब औकात नहीं थी तो क्यों ली गाड़ी?" हम लोग
इसलिए नहीं डरते कि हमारे परिवार हमारी कैपेसिटी नहीं, हम ज्यादा डरते हैं इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, है ना, लोग क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा डर लगता है। तो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बैंक जो हाउसिंग लोन देते हैं वो डूबता नहीं। जैसे मान लो मैं बैंक से बोल रहा हूँ 1 करोड़ का, मेरा फ्लैट 1 करोड़ का, मुझे लोन चाहिए। बैंक कहता है हम आपको 70% या 80% लोन देंगे। बैंक अपना मार्जिन लेके चलता है। लेकिन यूएस में क्या होता है कि अगर आप 1 करोड़ का लोन मांगे तो वो 1.25 करोड़ देंगे आप। कहेंगे चलो 1 करोड़ ले जाओ और फर्निशिंग के लिए भी पैसा ले जाओ। ठीक है, और वहां डूबते हैं पैसे फिर। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। आप 1 करोड़ का लोन ले लेके जाएंगे, दे विल ऑफर यू 75 लाख या 70 लाख, सिर्फ 80 लाख तक देंगे। क्योंकि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो बैंक उसको ऑक्शन करेगा। ऑक्शन में बैंक क्या करता है फिर, आपकी प्रॉपर्टी को बेचेगा। और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मार्केट में 1.5 करोड़ तो हो ही गई होगी, 1 20 हो गई होगी, और उसका तो 80 लाख आराम से निकल आएगा। बैंक कितने ईमानदार होते हैं हमारे देश में पता है। 1 करोड़ का घर था, आपने आपने 80 लाख का लोन लिया, उसको बेचने से बैंक को मान लो 1 करोड़ 20 लाख मिल गया, तो बैंक अपने 80 लाख रखता है, 40 आपको दे देगा। ऐसा करते हैं हमारे देश में बैंक। फिरंगी बैंक ऐसा नहीं करते, आई आई और कुछ नहीं देना, ऐसा चलता है। तो हमारे यहाँ लोन भी ठोक बजा के देते हैं, और वसूली भी क्या करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। लेकिन नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, उसके चक्कर में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी। तो इंसॉल्वेंसी के केस में, अब इंसॉल्वेंसी जब हम अकाउंटिंग ट्रीट करेंगे तब पता चलेगा कि आपका जो बिजनेस है उसकी एसेट्स थी मान लो 1 करोड़ की, फिर लायबिलिटी थी मान लो 80 लाख की। ठीक है जी। या मान लो आपका आपके ऊपर लोन 1 करोड़ का है और आपके पास एसेट्स कितने की है, 80 लाख की। या आपकी एसेट्स 50 लाख की है। तो इंसॉल्वेंसी जब आप फाइल करते हैं तो बैंक तो कोर्ट क्या करता है, एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है। उसका काम क्या होता है पता है, आपकी सारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करेगा और जो पैसा मिलेगा वो ले लेगा। फिर वो प्रोपोर्शनेटली देगा। कैसे, 1 करोड़ का लोन था, 50 लाख रिकवर हो पाया, तो आपको आधा मिलेगा, 50% मिलेगा आपको, 50%। लेकिन एक खास बात होती है, वंस द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इज ओवर, फिर आप टेक्स फ्री हो जाते हो। फिर आप नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। ऐसा होता है। तो इंसॉल्वेंसी एक्ट में किसी को आसानी से इंसॉल्वेंट नहीं बनाया जाता। कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ऑक्शन हो जाएगी। फिर 20,000 करोड़ में से 8,000 2,000 करोड़ जितना भी मिलेगा वो दे दिया जाएगा। फिर ये डेट फ्री, फिर ये नए सिरे से बिजनेस शुरू करेंगे। तो मारवाड़ में क्या होता था, अच्छा इसको लोग मिसयूज करते थे। वो बंदा क्या करता था, जब उसे लगता था कि उसके कर्जे वर्जे चुकने मुश्किल है, तो क्या करता था, अपनी सारी प्रॉपर्टी को गोल्ड की ब्रिक में कन्वर्ट कर देता था, बेच बेच के, और कहीं किसी जगह पे दबा देता था। और फिर बोलता था भाई मेरा तो दिवाला निकल गया, मैं इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया, पहले सेल्फ डिक्लेयर कर देते थे। अब लोग कहते हैं इंसॉल्वेंट हो गया, चलो भाई बची कुची खत्म। फिर वो अपनी सोने की गोल्ड की ब्रिक निकालता था, किसी दूसरे शहर में जाता था, काम धंधा करता था, फिर पैसा कमाता था, और फिर उसकी दूसरी ब्रिक बनाता था, फिर बोलता था मैं डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट। तो वहां ये होता था कि उस सोसाइटी में जो जितनी बार ज्यादा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो, समझ लो उतना ही मोटा आसामी है, वो उतना ज्यादा पैसा उसके पास। तो इट वॉज ए मिस यूज ऑफ इंसॉल्वेंसी। सरकार ने इसे कर्व किया। अब नहीं होता ऐसे। तो इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, आपको पता चलता है आपके बिजनेस से कितनी रिकवरी हो पाएगी, या क्रेडिटर को या जो कि लेंडर्स है उनको कितना पैसा मिल पाएगा। ठीक है। और अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है कहाँ, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में कैसे हेल्प करेगा भाई, आपका प्रॉफिट है, 4 लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है। आपकी एसेट्स अगर बिक रही हैं, उसका शेयर किसको कितना कितना मिलना है। ठीक है। एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर या डिसोल्यूशन का जैसे मान लो एडमिशन हो रहा है, 5 लोगों ने ऑलरेडी पार्टनरशिप बनाई, छठा बंदा अंदर आना चाहता है, तो आप बोलोगे ऐसे कैसे आ जाओगे भाई, हमने मेहनत सीने से ये बिजनेस खड़ा करा है, तुम कैपिटल भी लाओगे और हमें कुछ एक्स्ट्रा भी दोगे, तो उसकी कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से होती है। ठीक है। और डिसीजन मेकिंग तो हमने कहा था, ये तो हमेशा ही क्या है, इसका फीचर है। डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज द एडवांटेज इन केस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, यू विल गेट दिस इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी सर देख लीजिए, और अगर हेडिंग नोट करना चाहें तो यू कैन राइट द हेडिंग्स। ओके, चलिए थोड़ा और आगे चले। अब अगर कोई चीज एडवांटेज के साथ है ये, तो उसकी लिमिटेशंस भी होंगे भाई, है ना जी। लिमिटेशंस तो होंगे। लिमिटेशन मतलब कमजोरियां, लॉसेस टाइप के कारण उसको हम बोलते हैं। पहली बात, काउंटिंग इज नॉट फुली एक्सेप्ट। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। बैंक में ना, यूएस के एक बैंक में एक लेडी ना किसी के बंदे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर क्या कर रही थी, मतलब किसी डेट को क्लियर कर रही थी, या किसी के अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन कर रही थी। ठीक है। खाना खाया था, लंच टाइम के बाद बैठी थी, तो नींद के झोंके भी चल रहे थे।
उसने जब एंट्री करना था, मान लो 100, मतलब 1,000 डॉलर एंटर करना था, 1,000 और अचानक झपकी आ गई और उंगली दबी रह गई। तो जानते हैं जीरो कितनी चली जाती है? सोचो जरा। जीरो पे अगर आपने प्रेस कर दिया और उंगली दबी रह गई, 0,0,0,0,0,0,0, 16 17 जीरो चली गई। तब अचानक उसको झटका लगा, उसने एंटर दबा दिया, बैंक खाली। सोचो, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए अगर आपकी कंप्यूटर में ऐसी उंगली दबी रह गई ऐसे, कितने जीरो बन जाएंगे? ठीक है। तो बैंक खाली, हाहाकार मच गया। ठीक है। फिर पता चला क्या हुआ, मैनेजर मैनेजर सारी टीम भागती भागती आई, ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ चला गया बैंक का सारा पैसा? पता चला कोई मोहतरमा न्यूयॉर्क में रहते हैं, उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर हो गया। फिर भैया बड़ी मुश्किल से उनसे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करके कुछ और कर करा के उसको फिर रिवर्ट करा। मतलब दैट वाज अ ग्रेट स्टोरी ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये फॉली लिखा है बट इट इज फुल्ली, ये थोड़ी स्पेलिंग की एरर है, हम ठीक कर देंगे। तो अकाउंटिंग एग्जैक्ट क्यों नहीं होती है भाई? हम कहते हैं ना कंप्यूटर एक्यूरेट है, लेकिन जब आप एंट्री कंप्यूटर में गलत करोगे, जैसे मान लो आप लिख रहे हो 15 × 25, ठीक है, कैलकुलेटर कर रहे हो 15 × 25। अब आप 15 × 24 करे जा रहे हो, तो आंसर कैसे निकलेगा? ठीक है, आपका आपकी ट्रांजेक्शन हुई मान लो 5 लाख की, और आपने उसमें एक जीरो कम लगा दिया, तो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो एग्जैक्ट नहीं होगी ना। अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन तो एग्जैक्ट होगी जब आप डेटा उसके अंदर क्या करेंगे, करेक्ट फीड करेंगे। लेकिन अगर डेटा एंट्री के टाइम पे कोई गलती हो जाएगी, तो भाई इन्फॉर्मेशन तो क्या होगी, गलत हो जाएगी। ठीक है। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, लाइक इट्स एन एग्जांपल ऑफ इंडियन आर्मी इटसेल्फ। वन ऑफ माय ब्रदर, ही इज ऑफिसर इन आर्मी। तो उसने क्या करा था, घर लिया, घर के उसने होम लोन लिया। ठीक है जी। एक बार क्या हुआ कि उसके अकाउंट में पे एंड डिसबर्समेंट ऑफिस से एक अच्छा खासा 25 लाख अमाउंट उसके अकाउंट में चला गया। ठीक है। और उसको मालूम था कि वो ना एग्जाम जैसे पहले ही एंटर्ड इन द फोर्सेस एज अ क्लर्क, फिर उसने इंटरनल एग्जाम दिए, देन ही बिकेम ऑफिसर। होते कुछ तो डायरेक्ट एंट्री होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, फोर्सेस से आगे बढ़ते हैं। तो ही रेजेस फ्रॉम रैंक्स। उसे मालूम था सारा स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड ही वाज अ क्लरिकल कैडर बंदा। उसे मालूम था कि सारे रूल रेगुलेशन क्या होते हैं। उसने क्या करा, फटाक से पैसा निकाला और अपने होम लोन का एक मोटा अमाउंट पे कर दिया। ठीक है। जब तक सब कुछ होगा, उसको पास फिर नोटिस आया कि भाई मतलब क्या था उस समय, वो मेजर दिस दिस दिस, आपके अकाउंट में इतना इतना पैसा गया है। यस, आई गॉट द मनी। ठीक है, आई गॉट द मनी फ्रॉम अननोन सोर्सेज। देन व्हाट यू हैव डन विद दैट? आई पेड ऑफ माई होम लोन। आपको तो वापस करना पड़ेगा। कह रहा बिल्कुल वापस करेंगे। कह रहा मैं एक साथ नहीं वापस करूंगा, लेकिन कह रहा क्यों नहीं करोगे एक साथ वापस? कह रहा रेफर, काइंडली रेफर रूल नंबर दिस, पैरा नंबर दिस, क्लॉज नंबर दिस। If any amount wrongly credited to the amount of any Jawan or any officer, then that should not be recoverable in one installment, because it was not a fault of Jawan. So that has to be recoverable in easy monthly installments, interest free। महीने 5 साल की इंस्टॉलमेंट बनवा ली, इंटरेस्ट फ्री चुका दिया पैसा। फिर हम रेडी टू पे, बट एज पर द लॉ। ठीक है, एज पर द लॉ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई कर गया काम, ऐसा भी हुआ। ठीक है जी। तो क्या हुआ देखिए आपके पास, तो काउंटिंग जो है ना एग्जैक्ट नहीं होती है, इसके अंदर झोल झाल होते हैं, उसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वेरिड होते हैं, अलग अलग तरीके से निकल आते हैं। अच्छा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन बोल रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग के कंसेप्ट कन्वेंशन से हम बाद में पढ़ेंगे, इसके हिसाब से बनाए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हो वो क्या कई बार क्या होता है, रियलिस्टिक नहीं थी। मैं बताऊंगा कैसे। जैसे मान लो आपने बोला कि आपका बिजनेस, जैसे गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ इंडेफिनिट टाइम पीरियड, डेफिनेट टाइम पीरियड। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। आपकी जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो इस हिसाब से चलती है कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा और कभी बंद ही नहीं होगा। लेकिन कौन सा बिजनेस ऐसा जो बंद नहीं हुआ? बहुत बिजनेस बंद होते हैं। आई गिव यू एग्जांपल्स, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताएंगे तब मैं एग्जांपल दूंगा। बड़े शानदार बिजनेस जो 400 से 500 साल से चल रहे हैं, ऐसे एग्जांपल दूंगा। तो फिर क्या हो जाता है, जो जो आपकी कैलकुलेशंस होती है, जो आपकी बिजनेस की प्लानिंग, जो स्ट्रेटेजीज, और जो फिर अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करने का, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अनरियलिस्टिक सा हो जाता है। क्योंकि आप बताते हैं कि हमारे हमारे बिजनेस की प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तो चलता है। फिर आप बोलो 150 साल में हम यहाँ पहुंचेंगे, 200 साल में हम यहाँ पहुंचेंगे, 500 साल में हमारा बिजनेस तो ये होगा। नहीं, गड़बड़ हो जाएगी ना। इस तरह से हम बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्शन जो होते हैं ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर, वो फिर अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। ये उसकी बात कर रहा है। गॉट इट? अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शंस के लिए क्या बेस ले रहे हैं आप, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं।
ठीक है, अच्छी तरह दिख रहा है तुमको? ओके। यस, यस सर। ठीक है। अब अगला पार्ट है क्या, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। कई बार ऐसा है अकाउंटिंग क्या करती है, कई बार क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं उसको इग्नोर करती है। बोला मैंने आपको, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, क्या बोला था, कंपेरेबिलिटी है, और रेलेवेंसी है, टाइमलीनेस होती है, इन सबको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये फिर एक लिमिटेशन है। भाई वर्कर के बीच में और मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बंद रहा 4 महीने, नुकसान हो गया ना। अब नुकसान तो लिखा जाएगा, लेकिन क्यों, वो थोड़ी लिख के दिखाएंगे आप। तो इस वजह से क्या होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करती है। अच्छा, अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डिफेंस कॉलोनी या साउथ एक्स में 90s में जो घर होते थे, 200 स्क्वायर मीटर, 200, 400, 500 गज के जो घर होते थे, उनकी कीमत मेरे ख्याल से 90 लाख से 1 करोड़ रुपया होती थी, ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स बैक। लेकिन आज वो घर जो हैं, जो कि 1000 स्क्वायर मीटर के, 1000 गज के, 500 गज के होंगे, उनकी कीमत 57 करोड़, 60 करोड़ ऐसी हो रखी है। तो मान लो, ये थोड़ा आवाज कम भाई, मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी या आपने कोई एसेट खरीदी, मान लो डिफेंस कॉलोनी में अपने बिजनेस के नाम से, तो अकाउंटिंग में क्या होता है, जिस वैल्यू पे आप उसे रिकॉर्ड करते हैं ना, उसी वैल्यू पे लिखना पड़ता है। तो आपने खरीदी वो 1 करोड़ की बिल्डिंग, 1 करोड़ की खरीद ली, और वो डिप्रिशिएट भी होती है 10% के हिसाब से। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने की दिखेगी, मान लो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद बहुत नॉमिनल वैल्यू दिखेगी। लेकिन मार्केट में तो वो 200 करोड़ की हो गई। तो अकाउंटिंग क्या करती है, प्राइस लेवल में जो चेंजेस होते हैं उनको रिकॉर्ड ही नहीं करती है। आपने लैंड का एक टुकड़ा, ठीक है, लाजपत नगर में लिया, मान लो उस समय, अब तो लाजपत नगर में प्लॉट ही नहीं मिलते, 50 साल पहले मिल जाते थे, आपने प्लॉट ले लिया। जब आपने प्लॉट खरीदा, वन ऑफ माई रिलेटिव, ही वन अ लॉटरी ऑफ 31,000 इन 1952। 31,000, सोचो, उस समय जो सैलरी लोगों की होती थी, 31,000 तो मतलब इट्स मोर देन 30 करोड़ रुपए के बराबर था। लेकिन उन्होंने क्या करा, उड़ाया, अम्बेसडर गाड़ी खरीद ली, और यहाँ घूमने चले गए, वहां घूमने चले गए। ही वॉज अ पीएन इन राष्ट्रपति भवन। ठीक है, गांव में घर बना लिया, ये कर लिया, और बहुत जितने बुरे बुरे काम हो सकते हैं ना, वो सब करे। ठीक है, और विद इन 5-10 ईयर सारा पैसा उड़ा दिया। फॉर्चून कम्स टू यू, बट यू हैव अ कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड मेंटेन दैट फॉर्चून। वो नहीं था, बर्बाद कर दिया। तो उस समय पे वो इतनी सारी जगह पे, अच्छा एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। 1611, 1611 में देहरादून को एक राजा ने एक सेठ को 3005 रुपए में बेचा था। देहरादून, पूरा देहरादून सोचो आप, 3005 रुपीज में 1611 में देहरादून बिका था। ठीक, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अगर कभी देहरादून की तरफ जाए तो आपको पता चलेगा। 3005 रुपए में एक राजा को पसंद नहीं आया वो बेच दिया उसको। ठीक है, शायद किंग ऑफ पटियाला को बेच दिया था उसको, दूसरे राजा ने। कह रहा कौन आएगा इतनी दूर, वो राजपूत राजा थे, उन्होंने कहा इधर आना यार, जंगल वंगल पहाड़ है, क्या करना हमने यहाँ के। किंग ऑफ पटियाला की जो रानी थी, शायद वो उससे पुरानी, बहुत पुरानी बात थी, उससे पहले वैसा करा। और एक और मजेदार चीज थी, किंग ऑफ पटियाला जो थे, उनकी वाइफ जो थी वो देहरादून से थी, उन्हें आने जाने में बड़ी परेशानी होती थी। उन्होंने भाई पंजाब से वहां रोड ही खींच दी पूरी, तो रानी आएंगी, ऐसा ऐसा करते थे लोग। तो जो प्राइस में चेंजेस थे, अब आपकी पुश्तैनी जमीन मान लो अगर देहरादून में कहीं पड़ी होगी एयरपोर्ट के आसपास, तो वो तो करोड़ों रुपए की हो चुकी है। चांदनी चौक में चले जाइए आप, जब मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा ना, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा चांदनी चौक वाले, आपको समझ में आएंगे। सो इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। जिसमें आपने खरीदा था वो चलता है, लेकिन मार्केट में वैल्यू कितनी बढ़ गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, मार्केट वैल्यू नहीं पता चलती हमें। ठीक है, बुक्स ऑफ वैल्यू पता चलती है। अच्छा, और एक और चीज, कोई फुटबॉल वगैरह खेलता है तुम में से, फुटबॉल खेलता है कोई? नाइस है ना। और कौन खेलता है, तुम भी खेलते हो? ओ, तुम भी खेलते हो, ठीक है। चलो, एक एग्जांपल देखना जरा, इसी से लेके चलते हैं। जब घुटने उठने छिलते कभी, तुम्हारे तो नहीं दिख रहे मुझे कहीं भी, इसके नहीं छिले, कभी नहीं छिले तुम्हारे, कभी छिले तुम्हारे? छिलते हैं। जब घुटने छिलते हैं तो क्या होता है, आप क्या करते हो उसके ऊपर? उसके ऊपर फिर पहले थोड़ा पेट्रोल लगाते हो, फिर थोड़ा नमक छिड़कते हो, हैं? क्या करते हो? एसिड लगाते हो, डेटॉल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद क्या करते हो, ड्रेसिंग करते हो ना, ड्रेसिंग, है ना, ड्रेसिंग करते हो। और फिर ड्रेसिंग बदलते रहते हो, या कुछ दिन ड्रेसिंग करने के बाद जब आप उसे निकालते हो, देखते हो ओए, चलोगे अच्छे तो निकल गया, क्या हो गया, फैर चमाचम हो गया।
क्या हुआ एक बार, क्या नाम है तुम्हारा? सार्थक। सार्थक के घर के आसपास ना एक आंधी आई बहुत जबरदस्त। आंधी से खिड़की भड़ाम भड़ाम लगा के खिड़की लटक गई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा था कि जब हमारी चोट वोट लगती है तो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। इन्होंने क्या करा, खिड़की को पकड़ा, बीटाडीन लगाई खूब सारी, खिड़की के अंदर ड्रेसिंग 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 कर दी खूब सारी, बांधती पट्टी। ठीक है जी। तो जब इन्होंने खिड़की के ऊपर ड्रेसिंग करी, ये सोचकर कि 4 5 6 दिन हफ्ते भर बाद क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी, क्या बोलते हैं उस, विंडो ड्रेसिंग। क्या बोला? नहीं लिख मत देना, ये फालतू की बात है ये। ठीक है। तो उसके बाद जब खिड़की से वो पट्टी निकालेंगे तो क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं होगा। तो तुम्हारा पैर कैसे ठीक हो जाता है? अरे मजाक है, सीरियस मत ले, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझिए। अ, सत्यम कंप्यूटर, देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन सत्यम कंप्यूटर्स, करीब करीब 2007 में। उसने क्या करा कि अपने आप को, सेबी को एक लेटर लिखा और बोला आई प्लीडेड गिल्टी, मेरी गलती थी, मैंने क्या किया, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैनिपुलेशन दिखाए, मेरे प्रॉफिट्स नहीं थे, लेकिन मार्केट में सर्वाइव रखने के लिए, अपने आप को, अपने शेयर की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए उसने क्या कर दिया, ईयर आफ्टर ईयर लॉसेस होते हुए भी क्या दिखाया, प्रॉफिट्स दिखाए। ठीक है जी। अब उससे नतीजा क्या निकला कि मैनिपुलेशन करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फॉल्स रिजल्ट दिए, मार्केट में शेयर को मेंटेन करा, ठीक है, और अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते चले गए। तो इट वॉज अ फाइनेंशियल क्राइम। अब आप सारा फर्क समझना, इंडिया में फाइनेंशियल क्राइम में क्या पनिशमेंट होती है और यूएस में क्या होती है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हुआ, देयर वॉज अ हाइडल पावर कंपनी, एनरॉन पावर कॉर्पोरेशन बोलते हैं उसको, यूएस की कंपनी थी। वहां भी उन्होंने क्या करा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग करी, लेकिन क्या किया, उसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ने सुसाइड कर लिया। क्योंकि यूएस में अगर आप फाइनेंशियल क्राइम में पकड़ेंगे तो पता कितनी पनिशमेंट होती है, 150 साल की, 200 साल की, 100 ईयर की पनिशमेंट। या हमारे देश की तरह थोड़ा ही है, 14 साल में सजा खत्म, फिर वापस आ जाओ तुम वहां। तो उसने कहा जब 150 साल मुझे जेल में रहना है, यानी 3 जन्म जेल में लगाएगा वो, 50 50 साल के भी, 200 साल की सजा हो जाती है। इससे बढ़िया वो सुसाइड कर लिया उन लोगों ने, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं था। तो विंडो ड्रेसिंग का एक्चुअली मतलब ये होता है कि व्हेन यू मैनिपुलेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हेन यू शो लॉसेस इनटू प्रॉफिट, और व्हेन यू एग्जैजुरेट योर प्रॉफिट, एंड व्हेन यू मिनिमाइज योर लॉसेस, उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। मतलब आप अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, सो एज टू कंसील, पाते हैं क्या, वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो अ बेटर पोजीशन देन व्हाट एक्चुअली इज। ठीक है। इस सिचुएशन में इनकम स्टेटमेंट fails to provide a true and fair results, and balance sheet fail to provide a true or fair financial position of the enterprise, इसे विंडो ड्रेसिंग बोला जाता है। बोलिए। लॉसेस ज्यादा दिखाएंगे, क्या वो लॉसेस ज्यादा क्यों नहीं दिखा सकते, दिखाते ना लोग लॉसेस ज्यादा। हाँ तो भाई देखो, आपके लॉसेस चल रहे हैं, एक बड़ा एक बात समझ, एक कंपनी जिसके लॉसेस लॉसेस और सिर्फ लॉसेस चल रहे हैं, तो उसके मार्केट में शेयर की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी बेटा। नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई, मैंने जिसका एग्जांपल है सत्यम कंपनी का, वो लिस्टेड कंपनी का एग्जांपल था, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि हम ये जो जितने भी अकाउंटिंग के फीचर्स एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ कंपनी विच इज लिस्टेड, ठीक है। हालांकि पढ़ा मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप लगा रहा हूँ, लेकिन विजन जो है वो क्या है, एक कंपनी के विद रिस्पेक्ट लेके चल रहे हैं। तो एक छोटा मोटा दुकानदार, ग्रोसरी शॉप वाला है, वो क्यों अपने अकाउंट्स किसी को गलत सही दिखाएगा भाई? हाँ बड़ी कंपनियों के बारे में बोलते हैं, सत्यम अकाउंटिंग का जो, हाँ अकाउंटिंग का जो होराइजन सब लोग लेके चल रहे हैं ना बेटा, अकाउंटिंग का होराइजन, वो हम होराइजन लेके चल रहे हैं, बड़ा होराइजन, बड़ी कंपनी, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस की बात कर रहे हैं। तो एक पार्टनरशिप वाले को या सोल प्रोप्राइटरशिप, ग्रोसरी शॉप वाले, अंडा ब्रेड बेचने वाले को क्या अपने प्रॉफिट छुपाने की जरूरत है? नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लॉस है तो है, प्रॉफिट है तो है, डजेंट मैटर। तो जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है, लिस्टेड होते हैं, जिनके प्रॉफिट के डिक्लेयर करने से इनके शेयर में उछाल आ जाता है, लॉस डिक्लेयर करने से मार्केट में क्या होता है, उनकी मार्केट कैप कम हो जाती है, उनकी वैल्यू घट जाती है, उनको इस तरह की चीजें कई बार करनी पड़ जाती हैं, हो जाती हैं, और डिलिबरेटली करते हैं कई बार, और कई बार गलती से हो जाता है, ऐसा भी चलता है। जरूर के। तो ये सारी की सारी क्या थी, काउंटिंग की क्या थी, हाँ डिसएडवांटेजेस, ठीक है। जरा आगे देख लेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ने जाएंगे। रूल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, एनीवे इट्स वेरी सेम, सिस्टमेटिक अकाउंट को मेंटेन करना, मैनेजमेंट में असिस्टेंस करना, कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करना, एविडेंस इन कोर्ट्स है, दरी है, ये थोड़ा रिपीट हो गया, इसको मैं हटा दूंगा।
अगली क्लास में हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे थोड़ा सा। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा आपका। मैं सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक पे इसलिए स्टोर लगाता हूँ, इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल करते हैं जब अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल, उस पे हमारे पास सॉलिड बेस बनता है। ठीक है। तो 3 चैप्टर थ्योरी के बनते हैं, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, जैसे मान लो आपका यूटी है और आपके स्कूल में अकाउंटिंग की क्वेश्चन पढ़ाई जा रही है मान लो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आफ्टर द क्लास यू कैन स्टे विद मी, या सैटरडे या संडे जब भी छुट्टी होती है उस समय आप आके मुझसे वो टॉपिक कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 2 दिन पहले मुझे बताएं कि सर ये टॉपिक हमारे एग्जाम में आ रहा है तो प्लीज करा दीजिए। यू टेल मी इन एडवांस। वट एवर वी आर डूइंग इन द रेगुलर क्लास विल डू दैट इन द रेगुलर क्लास। वो सीनियर बैठे हैं आपके, इनके स्कूल में एक टॉपिक आ रहा है जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, जो कि मैं अभी 5-6 क्लास के बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इनको पहले ही पूरा करवा रहा हूँ। तो दैट विल हैपन टू यू ऑल्सो। ठीक है, अभी इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं हम लोग। ठीक है, अगली क्लास में यूल गेट द नोट्स एंड फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे उस क्लास में। ठीक है, ये हार्ड कॉपी दूंगा इसकी, अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है मुझे इसमें। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अक्षिता, आज हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।